में तो है ना, इसका मतलब वो ऑनलाइन में बैठ गए। 38 स्टूडेंट्स हैं अभी ऑनलाइन में तो, पर फिर भी बाकी क्लास में तो, अपनी क्लास में 38 तो नॉर्मल भी आते थे। जो ऑफलाइन में है मतलब भाई छुट्टी पे चले गए हैं। नहीं बेटा कौस्तुभ जाना नहीं है। हम आप बोले तो हम चले जाएं, नहीं जाना है। हाँ, एसी भी चला दो, गर्मी पंखा मतलब जा रहे तो क्या हुआ, गर्मी में बैठेंगे। मतलब इस वीक क्लासेस मैंने आपको ऑनलाइन वालों को अनम्यूट कर दिया है। क्लासेस तो इसलिए लगाई गई थी ताकि अपना जो बैकअप है वो पूरा हो जाए, और भाई जाना है तो वो मतलब मैंने सलाह दी थी, इसलिए मास बंकिंग मेरी क्लास में कर दी है। अच्छा अच्छा। Victory great when you win it without attacking opponent sun t by sun. विक्ट्री इज ग्रेट मतलब जब अच्छा लगता है ना, विदाउट इंफॉर्मेशन के आप लोग सब चले गए। ऑफलाइन में कितने बच्चे हैं अनिरुद्ध? ऑफलाइन में ओनली 4 बच्चे हैं। हम लोग भी लीव कर दें? नहीं नहीं, आप लोग लीव नहीं करें। अच्छा है, देखो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इन 4 बच्चों को पढ़ाऊंगी, ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी आज, और ज्यादा पढ़ाऊंगी, ताकि उनको लगेगा हमने छोड़ क्यों दिया है ना। मतलब मैंने ये आप अपन का ये प्रॉमिस हुआ था कि मंडे को क्लास ले लेंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में जो भी आएगी उसको कैंसिल कर देंगे। तो कोई बात नहीं, जो आप बच्चों ने सोचा है। लास्ट वीक में अपना जीओसी खत्म हो गया था, टोटोमेरिज्म में अल्फा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन, मैंने सारे केसेस करा दिए। अब आपको अपनी तरफ से होमवर्क में शीट सॉल्व करनी थी। क्या आपने शीट सॉल्व की? जीओसी 2 की मैंने शीट सॉल्व करने के लिए बोला था। यस मैम। एक्सरसाइज 1 एंड 2, तो पहले क्या शीट डिस्कस कर लें? 1 एंड 3 पहले शीट डिस्कस कर लें जीओसी 2 की। कर ले बेटा, लाए हो? करके लाए हो सभी? ऑनलाइन में बोलो बेटा, करके लाए हो? कर ले मैम, कर ले। यस मैम। हम 2 मत कीजिएगा, बाकी करके। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कर लें, 1 एंड 3। मैम Yes, 2 भी ma'am. कर लीजिए। ओके ओके। 1 तो हो गई ना मैम? यस मैम, 1 तो हो गई। अच्छा 1 हो गई थी, ज्योमेट्रिकल आइसो। 1 यदि हो चुकी है तो फिर अपन थर्ड कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1 एंड 3। मैम 1 का 2 डाउट है। हाँ, जिसमें भी डाउट है बेटा, एक्सरसाइज 1 में भी डाउट है वो भी मैं बता दूंगी। एक मिनट दे दो बेटा मुझे। एक्सरसाइज 1 यदि मान लो बाद में सॉल्व किया है बेटा तो अभी पूछ लें उसके डाउट। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 जिसको भी डाउट है पूछ लो 1 में। मैम पार्ट 2 का D5। पार्ट 2 का D5। ओके, पार्ट 2 का D5 था, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज। पहले मैं बना लेती हूं। ये है बीटा डाई कीटोन, ये है एक नॉर्मल अल्फा डाई कीटोन, और ये मोनो कीटोन। इनमें आपसे बेटा क्वेश्चन नंबर D5 पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेन। ठीक है, तो बेटा आपको मैंने बताया था इनॉल कंटेंट बोले, इनॉल परसेंटेज बोले, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसमें जब इनॉल बनेगा वो कंप्लीटली एरोमेटिक होगा। इसमें जो इनॉल बनेगा आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरह से बीटा डाई कीटोन है। बीटा डाई कीटोन क्या होता है? जिसके 2 CH2 ग्रुप का 2 CO के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो। अब यहां से ये टॉटोमराइज होता है, क्योंकि ये एसाइक्लिक तो है नहीं। वो बीटा डाई कीटोन में जो स्पेशल केस हमने पढ़ा था सूडो एरोमेटिसिटी, वो किसमें होती है? जब वो एसाइक्लिक होता है। यहां पर ये अल्फा डाई कीटोन है। अल्फा डाई कीटोन में भी यदि टॉटोमेरिज्म हो जाए ये बन सकता है। ये तो सबसे बुरा है। अब आप मुझे बताओ इनमें सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है? फर्स्ट, सबसे बुरा एल्कीन कौन सा है? 4। जो सारी मेहनत करनी थी वो केवल 2 और 3 में करनी थी। अब आप 2 में और 3 में 2 पाई बॉन्ड है, दोनों कंजुगेशन में है, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों कंजुगेशन में है, वो सेम बनेगा। केवल डिफरेंस क्या है?
बीटा डाई कीटोन में तो ये जो कार्बन है उसके दोनों तरफ कीटोन ग्रुप पास होने की वजह से इसके हाइड्रोजन टूटने की जो रेट होगी वो इसके हाइड्रोजन डिसोसिएशन के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा। बीटा डाई कीटोन के टॉटोमराइजेशन की रेट नॉर्मल डाई कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो इसलिए 2 2 के बाद 3। बेटा क्या ये समझ आ गया जिसने भी पूछा था D5? मैम हाँ बोलो। जो सेकंड वाला है उसका एक मतलब वैसा भी बन सकता है ना कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना हो, पर ऐसा इसलिए बना है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, हम इसका एक वाला भी बना सकते थे ऐसे, लेकिन बेटा इसको अपन सूडो एरोमेटिक नहीं कहेंगे क्योंकि एक तरह से फिर ये कॉर्नर है, प्रॉपर सिमेट्रिकली 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। जो अपन सूडो एरोमेटिक रिंग वर्ड बोलते हैं वो बोलते हैं ए साइक्लिक से साइक्लिक हो जाने में। लेकिन हाँ फिर भी यदि आप कंपेयर करना चाहे इसमें एक भी टॉटोमराइज हो जाए तो भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है। या चलो आवाज आ रही है अब सभी को ऑनलाइन में? मैम हाँ मैम सेकंड वाले का एक और फॉर्म भी तो बन सकता है कि दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना हो। ऐसे तो बेटा फिर इसका भी बन सकता है, इसका भी एक फॉर्म ऐसे बन सकता है दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में ना हो। मैम तो हम बस वही वाला ना बनाते जो हमेशा मैंने एक लाइन बोली थी जब भी अपन कंपैरिजन करें उस मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाओ और उसके बाद उसको कंपेयर करो। ओके ओके मैम। एनी मोर डाउट इन एक्सरसाइज 1? एक्सरसाइज 3 बेटा, एक्सरसाइज 3 में पूछ लीजिए जेई मेन जेई एडवांस। मैम एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का फर्स्ट वाला। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 फर्स्ट यानी मैच द कॉलम। अरे बेटा ये तो वैसे ही बहुत सिंपल है। देखो अपन को परसेंटेज निकालना मैंने सिखाया है क्या? नहीं सिखाया। इसका मतलब परसेंटेज आपको गिवन होंगी, उसको जस्ट मैच करना है। और मैचिंग कैसे करनी है आपको मैंने ऑर्डर निकालना सिखाया है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, उसमें मैच द कॉलम फर्स्ट में सबसे ज्यादा इनॉल परसेंटेज किसकी होगी? ए ऑप्शन है नॉर्मल एल्डिहाइड, दूसरा बीटा डाई कीटोन, तीसरे में एस्टर, फोर्थ में आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा इनॉल परसेंटेज किसकी होंगी? डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। अब आप देखो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज 95, 76, इसमें 7.2 और इसमें 0.0001। यस मैम मेरा भी यही है, पर आंसर में डी का एक्स वाई दिया है। 76। अच्छा दोनों तरफ पीएच है तो एक पीएच क्या लगाएगा? प्लस एम, तो दूसरा पीएच क्या लगाएगा? माइनस आई, क्योंकि एक कॉन्जुगेट कर रहा होगा तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, जिस साइड से भी लगाएगा, जबकि उसमें दोनों में प्लस आई लग रहा है। मैंने एक पीएच को देखा उसमें, ठीक है मैम डी की बात कर रहा हूँ, डी सबसे हाँ, डी में दोनों साइड से प्लस आई लगेगा। और जो बीच वाला ग्रुप है बेटा CH2, इसको दोनों साइड का पीएच कौन सा इफेक्ट लगा के? माइनस आई इफेक्ट लगा के इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगी तो रेट ऑफ टॉटोमराइजेशन भी उतना ही क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या ये दोनों ग्रुप इस CH2 से अभी कॉन्जुगेशन में है? क्या ये दोनों CH2 ग्रुप अभी कॉन्जुगेशन में है? नो मैम। तो ये दोनों इफेक्ट कौन सा लगा रहे हैं? माइनस आई। और बनने वाली एल्कीन में एक पीएच कॉन्जुगेशन देगा, दूसरा भी क्या लगाएगा? माइनस आई। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 जेई एडवांस। मैम 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक कोई डाउट नहीं आया? मैम 3। हम 3। एक्सरसाइज 3 मैम। क्वेश्चन नंबर 3 2 भी बताएं? ओके किया नहीं था या वैसे ही पूछ रहे हो?
चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है के वैल्यू। तो बेटा के वैल्यू का वही सेम डेटा आपको दे रखा है, तो डेटा अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डेटा सच निकालने नहीं है, हम फिजिकल में पढ़ेंगे या इनऑर्गेनिक में। तो अपने यदि डेटा का क्वेश्चन आप ऑर्डर निकालो, ठीक है, ऑर्डर से मैचिंग करनी है। अब आप पहले मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो, पैरा क्लोरो, पैरा मिथॉक्सी और पैरा मिथाइल को देख के का ऑर्डर बताइए। सबसे ज्यादा के किसका बेटा? बी के बाद इसमें एक थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, अब क्वेश्चन में थी या इसमें थी ये पता नहीं, डी सी नहीं दे रखा, सीधा डी दिया हुआ है। देखो ए तो मैंने वही लिख दिया, बी के बाद डी के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा? ए, फिर आएगा एफ और ई, क्योंकि OCH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम, CH3 लगा रहा है प्लस HC, यहाँ 0, यहाँ क्लोरीन माइनस आई और नाइट्रो बेटा कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस एम। ये मैंने के का ऑर्डर निकाल दिया। आपको के ऑर्डर को मैचिंग करनी है, साइड में सब में 10⁻⁻5 है, तो ये तो हो जाएगा, सब हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, a compound of molecular formula C9H7O2Cl exists in keto form and predominantly in enolic form. What is the meaning of predominantly enolic form? है तो ये कीटो, लेकिन ये ज्यादातर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इनॉल में। अब आप यहीं से सुने सभी, ये प्रीडोमिनेंटली इनॉल फॉर्म में है, यानी कि इसका इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको कौन कौन से केस पढ़ाए हैं जहां इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होती है? एक तो रियल एरोमेटिक रिंग बन जाए, या एक शूडो एरोमेटिक रिंग बन जाए, या फिर वो साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन। सिर्फ 3 ही केस है। एक रियल एरोमेटिक में इनॉल फॉर्म कीटो से ज्यादा स्टेबल है, एक शूडो एरोमेटिक के केस में, और एक बेटा किसमें? अल्फा डाइकीटोन साइक्लिक में। आपने यहाँ इसका DU निकाला, DU कितना आ रहा है? 6, ठीक है। आपको 11th क्लास में हम पढ़ाते हैं IUPAC के टाइम पे कि जब भी DU 4 या 4 से अबव आ जाए, ये मान के चलो, रट लो, आपको क्या बनानी है? बेंजीन। क्योंकि अदरवाइज इतनी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ जाएंगी, इतनी पॉसिबिलिटी कि अपन कहां तक बनाएंगे। यदि लैंग्वेज में कुछ दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो जब भी DU 4 और 4 से अबव आए, श्योर है आपको बेंजीन बनानी ही बनानी है। अब आपके पास बताओ 9 कार्बन में से 6 गए, बेंजीन बन गई। आपके पास बचा क्या क्या है? 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, साथ में आपके पास अभी 2 DU है। जो भी स्ट्रक्चर है, बट वो ये कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। इसका मतलब कंफर्म है कि इसकी मेटा पोजीशन पे तो क्लोरीन है। अब प्रीडोमिनेंटली इनॉल फॉर्म या तो रियल बेंजीन की होती है, तो बेंजीन इसके पास है, या होती है बीटा डाई कीटोन की। क्या इसमें हमारे पास 2 CO ग्रुप ऑक्सीजन है? अब देखो, मैं इसको बीटा डाई कीटोन बना दूं, CO CH2COH। ये बीटा डाई कीटोन है या नहीं? और बीटा डाई कीटोन की कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? इनॉल फॉर्म। और इसका ये अभी अपन पढ़ेंगे KMnO4, जो भी बेंजीन पे जुड़ा हुआ ग्रुप होता है, कितने भी कार्बन की चेन का हो, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम पढ़ाएंगे अभी आपको 12th में। तो ये हो गया, यहां से पूरा ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बन गया, ये प्रोडक्ट, यानी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A। आया बेटा समझ में? ये A है और ये B। यहाँ पे ये आपको कैसे याद रखना है? क्योंकि उसने बोला है प्रीडोमिनेंटली इनॉलिक फॉर्म, यानी कि वो मेजरली इनॉल फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो इसका मतलब वो इनॉल है, या तो वो कीटो से इनॉल बन रहा है और जिसमें एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, या फिर वो बीटा डाई कीटोन है। अब इतने बड़े फॉर्मूले में बेंजीन ऑलरेडी दे रखी है, तो बचे हुए कार्बन से मैं बीटा डाई कीटोन ही बना सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 4, 5, 6, अच्छा 5 पूछा था एक बच्ची। NH3 प्लस NH3 प्लस, ये है Z, ये है Y और ये है COOH। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिफाई एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ XYZ। बढ़िया क्वेश्चन है। इधर देखो,
यहाँ पे NH3 प्लस है, ये NH3 प्लस है और ये COOH है। एसिडिक स्ट्रेंथ का पहला स्टेप, प्रोटॉन डोनर बताओ कौन है? नाइट्रोजन। प्रोटॉन डोनर कौन है? नाइट्रोजन। प्रोटॉन डोनर कौन है? ऑक्सीजन। पढ़ा है? फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई प्रोटॉन डोनर एटम। यदि वो पीरियड का है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। ये X ही लिखा हुआ है, हाँ X हो गया। अब आपके पास ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। जब ये प्रोटॉन दे देगा न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी प्रोटॉन देगा न्यूट्रल हो जाएगा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब देखो, जब ये प्रोटॉन देगा, इसका पड़ोसी ग्रुप कौन है? COOH, जो उसके जस्ट बगल में ही है। वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? -I। जब ये प्रोटॉन देगा तो इसका पड़ोसी पे कहीं दूर दूर तक कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है तो बहुत दूर है, जिसका -I इफेक्ट क्या लगेगा उस पे? नेग्लिजिबल। और -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। बताओ बेटा किसकी ज्यादा हो गई? Y और Z, क्योंकि Y पे क्या स्ट्रॉन्ग है? मोर -I। बेटा आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6। यस मैम 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने ग्रुप में भी पूछा था। अच्छा एक बात बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, ठीक है, सभी पढ़ते हो। लेकिन जब हम +M का ऑर्डर लिखाते हैं तो उसमें भी सबसे ज्यादा चारों हेलोजन में FCl Bri में सबसे ज्यादा डोमिनेंट +M इफेक्ट कौन दिखाता है? फ्लोरीन। क्यों? हमें पता है कि -I डोमिनेटिंग है, लेकिन +M फ्लोरीन का डोमिनेंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपैरिजन में भी, जबकि फ्लोरीन तो पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो बेंजीन के साथ या किसी भी कार्बन की चेन के साथ कॉन्जुगेट होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो बहुत ज्यादा होती है। बढ़िया होती है। क्या? ओवरलैपिंग बढ़िया होती है। 2p ओवरलैपिंग, इसलिए बिल्कुल सही। यहाँ देखिए ये भी सेकंड पीरियड का है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिटल में? 2p। और मान लीजिए ये कार्बन का जो एटम है ये भी कौन से ऑर्बिटल में है? 2p। 2p के सभी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, सारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2p है। इसका भी यदि लोन पेयर यदि कॉन्जुगेट करता भी है तो वो भी कौन सा है? 2p। तो उसका साइज, उसकी एनर्जी क्या होती है? इफेक्टिव होती है, बढ़िया होती है। इसलिए आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकेलाइज हो जाते हैं। जब आप क्लोरीन लगाओगे तो वो हो जाएगा 2p 3p, आप ब्रोमीन लगाओगे तो हो जाएगा 2p 4p। ये समझ आ रहा है? 2p 4p क्या है? अनहाइब्रिड। तो वैलेंसी शेल के p ऑर्बिटल में और कार्बन के p ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। एक तो यहाँ पे ये फ्लोरीन दूर है, इतनी दूरी पर I इफेक्ट, हम जानते हैं हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है? -I। लेकिन इतनी दूर तक आते आते उसका -I तो क्या हो गया? बेकार। और जब -I वीक पड़ा तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग हो गया? +M। भाई थोड़ा बहुत +M तो लगा ही रहा है, जबकि यहाँ इफेक्ट कौन सा लग रहा है? 0। अब आप कहोगे मैडम -I क्यों नहीं लग रहा? बेटा इतनी दूरी से हम -I कैसे देखेंगे? -I क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 0, नेग्लिजिबल। तो फिर -I के बाद स्लाइटली 2p होने की वजह से कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसका? +M। तो बताओ बेटा +M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इसकी +M इफेक्ट के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई? फर्स्ट। क्वेश्चन रीड करो। Which one of the following two compounds is the stronger acid? First explain why. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। मैम। हाँ जी बेटा। मैम अगर -I नेग्लिजिबल हो जाता है तो जैसे अगर इसी पोजीशन पे F और Cl होते तो हम उसमें -I क्यों कंपेयर करते, +M क्यों नहीं? क्योंकि बेटा उस कंडीशन में क्लोरीन का +M इफेक्ट कार्बन की चेन पे वैसे ही बहुत वीक होता है। अभी मैंने इसीलिए पहली लाइन क्या बोली? फ्लोरीन का +M इफेक्ट इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? यदि अपन देखें तो हमने हेलोजन पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर तो इसका होना ही नहीं चाहिए +M इफेक्ट।
लेकिन फिर भी ये प्लस एम दिखा देता है। उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा रीजन है कि उसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। यदि यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में प्लस एम इफेक्ट भी खुद इतना वीक हो जाता कि उसको हम देखते ही नहीं। उस कंडीशन में फिर हमारे पास कंपैरिजन बोलेंगे प्लस एम भी वीक है, माइनस आई भी वीक है, तो भाई दोनों ही वीक है तो बेटर है माइनस आई को ही कंसीडर कर लो। इसलिए Okay, क्लोरीन ma'am. ब्रोमीन के केस में अपन माइनस आई ही देखते हैं। सिर्फ फ्लोरीन के वो भी पैरा पोजीशन पे हमने कौन सा देखा, प्लस एम। अच्छा यही सेम एग्जांपल मान लो, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, यही सेम एग्जांपल यहाँ होता तो बताओ बेटा इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता और किस इफेक्ट की वजह से होता? ऐसा ही है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता? थर्ड रीजन इस एसिड फ्लोरीन का यहाँ पे हम कौन सा इफेक्ट देख रहे हैं, माइनस आई। क्यों? क्योंकि वो तो नजदीक है, क्लोज होने की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, डोमिनेंट माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 7। मैम हाँ जी, मैम इसमें जो एक्सेस ऑफ CH3CONA दिया हुआ है और मैम आंसर में इसके CH3COH दिया हुआ है, हाँ तो मैम पूछना ये था कि ये मैम एक्सेस में है तो क्या पूरा का पूरा मैम SO3NO को Na को मिल जाएगा? मतलब ये लिखा इसीलिए कि कितना भी एक्सेस में हो कि सल्फोनिक एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना भी सोडियम होगा चाहे वो 1 मोल हो चाहे एक्सेस में हो, वो हमेशा वीक एसिड से निकल करके किस पे चला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड पे। यानी फिर वो किसी भी सिचुएशन में वीक एसिड पे रहना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो केवल उस कंडीशन को दिखाने के लिए, यहाँ वैसे एक्सेस का कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। उस सिचुएशन में क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा बनाता, इसमें करेक्ट आंसर क्या होता, एक ऑप्शन ऐसे बनाता कि ये सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बन जाता, आपके पास कुछ एसिटिक एसिड भी और कुछ कंडीशन में ये ऐसे भी रह जाता, मैंने तीनों लिखे होते तो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर ये रहता। लेकिन क्या ये हमें ऑप्शन में दे रखा है? और यदि आप ये लिखा रहने देते हो तो इसका मतलब आपने रिएक्शन करा ही नहीं। तो इसका मतलब रिएक्शन जब सोडियम जाएगा तो इसका भी तो न्यूट्रल फॉर्म बन रहा होगा। तो ये तो डिनोट मतलब ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि सोडियम मेटल वीक एसिड को छोड़ के स्ट्रॉन्ग एसिड के पास जा रही है। आपको उसने ऑप्शन जो दिया है, एक्सेस वर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है, यहां इसका कोई यूज नहीं है। 8, 9, 10 बेटा 8, 9, 10 10। क्वेश्चन नंबर 10। The total number of basic group in the following form of lysine. लाइसिन एक एमिनो एसिड है, ठीक है, और उसने पूछा है आपसे इसमें टोटल बेसिक ग्रुप कितने हैं। अच्छा बेस किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। अब आप सोच के बताओ, इस पे माइनस चार्ज है, इसके पास मैं H+ लेके जाऊंगी, इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो यहां जो CO- होता है इसको क्या कहेंगे, एसिड की रिमेनिंग पार्ट को जब वो प्रोटॉन दे देता है हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। नाउ इट रेडी फॉर फर्दर रिएक्शन एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा बेटा इन दोनों में प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, NH2 एक्सेप्ट करेगा या NH3+ एक्सेप्ट करेगा? NH2। NH3+ तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बोलेगा भैया ना तो देने के लिए इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास स्पेस है, तो अगला प्रोटॉन डोनर कौन है? तो बेटा इसमें 2 ही ग्रुप हैं जो बेसिक हैं, NH2 और COO-। NH3+ यहां किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एसिड की तरफ, प्रोटॉन डोनर। 11, 12, 13, 14 क्या बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, काम करिए कमेंट्स में लिख दो बेटा, नंबर लिख दो जस्ट। मैम 14th, ओके 14th में CH3NH2 नाइट्रोजन। एक बार मैं बना देती हूँ पहले जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लगाएं जब तक सॉल्व करिएगा जिन्होंने नहीं किया। अच्छा ये बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? चलो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये नोट्स में लिखा रखा है।
इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो कौन सा है? फोर्थ रीजन ग्वानिडीन। ठीक है, अच्छा अब आप बताइए मुझे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज और डीलोकेलाइज, ये वाला लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज। और ये वाला लोन पेयर कैसा है? लोकेलाइज। इसमें ये वाला डीलोकेलाइज और ये वाला लोकेलाइज। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा, हम पढ़ चुके बेसिक स्ट्रेंथ, उतनी क्या होगी? कम। यहाँ पे ये इधर से भी डीलोकेलाइज हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन डीलोकेलाइज होके आ किसके पास रहा है? इसी नाइट्रोजन के पास। इसमें डीलोकेलाइज होके इसी नाइट्रोजन के पास, डीलोकेलाइज होके इसी नाइट्रोजन के पास आ रहा है। यानी एक तरह से ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को सपोर्ट कर रहा है, ये नाइट्रोजन भी इसी नाइट्रोजन को सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह इसमें भी ये इसको सपोर्ट कर रहा है, और साथ में यहां से ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई भी लगा रहा है और प्लस एम भी लगा रहा है। अब आप यहां देखें, ये प्लस आई लगा रहा है और ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम। यहाँ पे ये एक तरह से कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? वही सेम प्लस एम, ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। ये कौन सा एमाइन है जो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है? ये वाला एमाइन का डिग्री बताइए, ये कौन सा एमाइन है जो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है? 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। याद करो बेटा, NH2, NHR, NR ऐसे पढ़ते थे, 1 डिग्री पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ पे ये नाइट्रोजन भी देखो बेसिक एटम कौन है? ये बेसिक एटम है। इस पे एक लोन पेयर तो ऐसा है जो ऑलरेडी लोकेलाइज है, और एक साथ में वाला पड़ोसी भी उसको सपोर्ट कर रहा है, वो तो सब में ही कर रहा है। तो अब अपन को देखना है कि ये जो पड़ोसी सपोर्ट कर रहा है, ये यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके इफेक्ट को हम कहेंगे प्लस एम। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ये ग्रुप है, ये 1 डिग्री है NH2, ये देखो कौन है? NH कैसा है? 2 डिग्री। अब बताओ 1 डिग्री का प्लस एम ज्यादा होता है या 2 डिग्री का प्लस एम ज्यादा होता है? ये भी एक तरह से कौन सा है? 2 डिग्री। 1 डिग्री का प्लस एम ज्यादा है, 4 के बाद 1। चलो पहले तो यहां से देखो, फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता, सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि नोट्स में लिखवाया है, और नोट्स में नहीं तो क्या है, ये तो डंके की जोर पे याद रखो। ग्वानिडीन मोस्ट बेसिक, तो ये तो कंफर्म है 4 सबसे आगे आना था। आंसर या तो सी या डी, और सी और डी में फर्स्ट सबसे आगे, फोर्थ के बाद कौन है? फर्स्ट। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी में। समझ आया क्या पहले? फिर भी अब अपन का सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करें। बेटा ये 2 डिग्री अमाइन, तो ये तो यहां भी सेम है, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। इसमें सीधा एक ही रास्ता, इसी रास्ते से इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें बताओ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं? लीनियर और क्रॉस में डिफरेंस था, तो कौन सा हो गया? 2 और 3। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनाया हुआ है जेई एडवांस का। समझ आया क्या? 1 डिग्री अमाइन का कंपैरिजन भी है, 2 डिग्री अमाइन का भी, लीनियर और क्रॉस भी है। और कोई डाउट बेटा जेई एडवांस में? एक बच्चे ने 11th लिखा था, पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सॉरी पैरा ऑर्थो और पैरा टोलुइक। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है 11th वाला। पहले में फिनॉल ग्रुप है 11th, दूसरे में बेंजोइक एसिड यानी COOH है, तीसरे में COOH है बेंजोइक एसिड, और टोलुइक एसिड में भी COOH है। इनमें लीस्ट बेसिक पूछता तो आंसर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में? ए। अब आप खुद सोचो बेटा, बी में पैरा पोजीशन है, डी में पैरा पोजीशन है, केवल सी ऑप्शन में ऑर्थो पोजीशन है। और एक लाइन शायद नोट्स में हमने गलती से लिख ली हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ड्यू टू SIR इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन इट्स मेटा पैरा फॉर्म। 11th क्वेश्चन बेटा समझ आ गया? शौर्य जेई मेन, जेई मेन वाले तो बहुत ही इजी हैं, जल्दी पूछ लो। जेई मेन में 1 से लेकर 6 तक कोई डाउट? जिसमें डाउट हो बेटा वो पूछ लीजिए। जेई मेन वाले में किसी में भी डाउट है तो बेटा पूछ लो। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है। Which one of the following is not correct? In JEE main के पहले alcohol are weaker acid than water. अल्कोहल और वाटर, आप खुद सोचो। यहाँ प्रोटॉन डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, यहाँ R होगा,
एल्कोहल में R बराबर कोई भी मिथाइल इथाइल ले लो तो वो कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस आई, जबकि H कौन सा इफेक्ट लगाता है, 0, प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। पहली लाइन, एल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, आर ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। याद है 1 डिग्री का 2 डिग्री 3 डिग्री में प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। सेकेंड लाइन भी सही है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल इज शॉर्टर देन दैट ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और फिनॉल की बॉन्ड लेंथ, जल्दी से बताओ। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगी क्योंकि इसमें कभी रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। इसमें क्या दिखाई दे रही है अभी, सिंगल, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होगा ये किसमें चेंज हो जाएगी, डबल। और बेटा डबल में चेंज होते ही ये पार्शियली कैसे हो गई, डबली बॉन्डेड, जबकि ये परमानेंटली सिंगल बॉन्डेड। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी हुई, CH3O बॉन्ड लेंथ फिनॉल की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ से बड़ी हुई लाइन, लेकिन बोला है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल इज शॉर्टर, इसीलिए थर्ड लाइन क्या हो गई, गलत। फोर्थ लाइन, द बॉन्ड एंगल इन मिथेनॉल इज 108 डिग्री लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेस, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, which one of the following compound will not be soluble in sodium bicarbonate, means which one of the following will not react with sodium bicarbonate, इनमें से कौन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा मैंने नोट्स में लिखाया था जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सल्फोनिक एसिड होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। अब याद करो एक्सेप्शन क्या लिखाया था, पिक्रिक एसिड और स्क्वेरिक एसिड। बेटा पहला 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, डी ऑप्शन बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन डी सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, आया समझ में। बेटा ये नोट्स में मैंने इसलिए प्रॉपर ही लिखवा दिया था सारी लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा नाइट्रोजन बेसिक एटम की तरह बिहेव नहीं करेगा। बहुत सिंपल है बेटा, आप देखो जो जो नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखे हैं, नाइट्रोजन नंबर 1 बताओ लोन पेयर लोकेलाइज और डीलोकेलाइज। नाइट्रोजन नंबर 1 का लोन पेयर लोकेलाइज, नाइट्रोजन नंबर 3 का लोन पेयर लोकेलाइज, नाइट्रोजन नंबर 7 का लोन पेयर लोकेलाइज। केवल इन तीनों के कंपैरिजन में कौन से नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो डीलोकेलाइज है, 9। तो ऑब्वियस है लोकेलाइज के कंपैरिजन में कौन बेसिक एटम की तरह बिहेव नहीं करेगा, दैट इज N9। आया बेटा अनिरुद्ध समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Question number 10. The increasing order of basic strength. Question number 10. ethylamine. ethylamine का 2 डिग्री, मिथाइल का 3 डिग्री और PH NHCH3। अच्छा एक काम करो, मुझे ये बताओ बेटा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी करें, इनमें सबसे बुरा बेस कौन सा है, इनमें सबसे बुरा बेस कौन सा है। ये तो बता दो सबसे बुरा बेस कौन सा है, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, डी। अब बताओ डी सबसे बुरा क्यों है। बेटा सिर्फ उसी का लोन पेयर डीलोकेलाइज है, बाकी सबका लोन पेयर लोकेलाइज। क्यों भूल रहे हो आप लोग, लोकेलाइज। केवल ये लोन पेयर है वो कैसा है, बेंजीन के साथ डीलोकेलाइज। तो सबसे बुरा बेस तो कौन सा हो गया, डी। अब आप थोड़ा सा याद करो, मैंने एक लाइन पढ़ाई थी आपको कि कभी भी
इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वाले नॉर्मल एलिफेटिक एमाइंस दे रखे हों और कोई मीडियम गिवन नहीं हो, तो बेटा हमेशा वो कौन सा मीडियम कंसीडर करना है? मैंने आपको लिखाया था इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वाले लोअर एलिफेटिक एमाइन दे रखे हों बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, कोई मीडियम गिवन नहीं हो, तो कौन सा मीडियम कंसीडर करना है? एक्वस। और एक्वस में आई इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों लड़ते हैं, और उस लड़ाई का फायदा याद करो किसने उठाया था? 2 डिग्री वाले ने। क्या इसमें कहीं आपको कोई 2 डिग्री वाला दिखाई दे रहा है? ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। समझ आ रहा है? तो इनमें सबसे अच्छा बेस कौन है? बी। मैंने बी उठा दिया, डी सबसे बुरा हो गया। बी क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम में 2 डिग्री वाले के पास 2 तो प्लस आई होते हैं, तो ही क्या बना सकता है वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, जबकि प्लस 1 डिग्री वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो प्लस आई कम है। अब आपके पास बचा कौन सा? 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला। अब एक काम करो, याद करो मिथाइल के लिए ऑर्डर क्या था? R बराबर मिथाइल हो तो ऑर्डर था 2 1 3, और जब R बराबर कोई और भी हो, इथाइल, प्रोपाइल, तो ऑर्डर था 2 3 1। ये जो है ये है इथाइल, ठीक है? इथाइल के लिए 1 डिग्री, और ये जो ग्रुप आया ये यहाँ आ गया 3 डिग्री वाला, R बराबर मिथाइल में दे रखा है। अब इथाइल और मिथाइल में यानी ऑर्डर वाइज तो दोनों लास्ट में ही आ रहे हैं, तो अब अपन आते हैं मिथाइल और इथाइल में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? इथाइल में और मिथाइल में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? इथाइल का, क्योंकि ऑर्डर वाइज तो तीनों ही 3rd नंबर पे हैं, तो यहाँ तो ये ऑर्डर तो एक्वस मीडियम का लगा ही नहीं, तो जब एक्वस मीडियम का ऑर्डर नहीं लग रहा है तो फिर अपने इफेक्ट्स पे आ जाओ। अपना इफेक्ट क्या कहता है? इथाइल का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है? ज्यादा। देखो ये ऑर्डर किसमें दे रखा है? DCAB गिवन इन 4th ऑप्शन। क्या यही आंसर? देख लेना। चलो और कोई डाउट? मैम 12 एक बार बता दीजिए। कौन सा? 12। क्वेश्चन नंबर 12 इन द प्रोटोनेशन। बेटा बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 12 इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन। लैंग्वेज को समझो, पहले बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल साइट ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? सबसे अच्छी साइट जहां प्रोटॉन अटैच होना चाहता है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? अब आप जल्दी से ABCD जहां जहां लिखे हुए हैं उनको बताना। ए का लोन पेयर लोकेलाइज और डीलोकेलाइज, जल्दी बताओ। ए का लोन पेयर डीलोकेलाइज, बी का लोन पेयर लोकेलाइज, सी का लोन पेयर लोकेलाइज, ई का लोन पेयर डीलोकेलाइज, डी का लोन पेयर लोकेलाइज। तो यानी क्वेश्चन नंबर 12 में 3 साइट हैं BCD जहां लोन पेयर कैसा है? लोकेलाइज। और लोकेलाइज लोन पेयर के बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा डीलोकेलाइज वाले से क्या होती है? ज्यादा। कॉम्बिनेशन देखें, ए और ई गलत, ए और डी, ए आना ही नहीं चाहिए इसमें। अब BCD एक ऑप्शन में दे रखा है 3rd में। और भी कोई डाउट है? कंप्लीट। एक्सरसाइज 3 हो गई है बेटा। अब एक काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 भी करके ले आना, ताकि GOC 2 तो फिर आप घर पे रिवीजन कर लेना। इसलिए चलो बेटा क्लास नोट्स निकालो। क्लास नोट्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो मैं पढ़ा रही थी आपको, याद है सभी को? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है? GI के लिए सबसे पहली शर्त क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। लास्ट एग्जांपल कौन सा कराया था जिसपे स्टार लगवाया था भाई? ट्रिपल बॉन्ड वाला भी पहले सुने। GI के लिए प्रीवियस कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड भी लगा सकता है और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि GI को हमने बोला था उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग कुछ अरेंजमेंट में चेंज हो, और उस अरेंजमेंट को हम कंफर्म करें बाय मेजरिंग डिस्टेंस। जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है
मान लीजिए यहाँ पे ये लगा दिया, अब आप बताओ ट्रिपल बॉन्ड लीनियर ही रहेगा, इसमें और कोई ग्रुप लगा ही नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। अब इसको मैं कितना भी चेंज करूं, क्योंकि ज्योमेट्री में छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, बॉन्ड एंगल 180 रहेगा। मैंने इसको चेंज कर दिया, मैं इतना चेंज कर दूं कि यहाँ Cl और यहाँ CH3 लगा दूं, क्या बेटा इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस कहेंगे? पहले जो ज्योमेट्री थी लीनियर थी, मान लीजिए मैंने डिस्टेंस मेजर की r, अभी भी ज्योमेट्री लीनियर है, अभी भी डिस्टेंस क्या आएगी r। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिमिलर या आइडेंटिकल? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे? नहीं। तो ट्रिपल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगाता है लेकिन कभी जीआई दिखाता नहीं है, ये लाइन लिखा भी दी थी शायद अपन ने, ठीक है। अब आज जो अपनी हेडिंग है जीआई के वही दूसरा केस, जीआई जीआई अलोंग द रिंग। अब चाहे तो उसमें एक एग्जांपल ये भी लिख लें, देखिए अब जीआई अलोंग द रिंग, जो रिंग होती है उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रिंग ऑल्सो कैन शो restricted rotation. Second point, if any two sp3 hybridized carbon atom have two different groups, then that ring can show geometrical isomers. एक बार बेटा पहले पॉइंट्स लिखा दूं फिर ताकि समझाने के काम रहेगा। If double bond present inside 3 to 7 membered ring, then that endocyclic double bond never show GI. But if ring size is 8 and more than 8 and ring also can show restricted rotation. If any two sp3 hybridized carbon have two different group, then ring can show GI. अब ये सारा समझाऊंगी। If double bond present inside 3 to 7 membered ring, then that endocyclic double bond never show GI. But if ring size is 8 and more than 8, then that double bond present inside the ring can show GI.
थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करके केवल सिर्फ समझेंगे इसका मीनिंग क्या है सबका। जैसे अपन ने डबल बॉन्ड में ये पढ़ा, ये एग्जाम्पल था, आपसे मैंने पूछा बताओ क्या ये जीआई शो करेगा, तो आपने कहा यस करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई कि इस कार्बन की और इस कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो सेम रहनी चाहिए। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेन है। जब मैं सेम ज्योमेट्री, सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एंगल, उसमें कुछ चेंज नहीं करती हूँ, केवल ग्रुप्स का अरेंजमेंट चेंज करती हूँ जिससे वो मॉलिक्यूल हमें लुक वाइज अलग लग रहा है ऑन बोर्ड, तो हम उसको कह देंगे जैसे यहाँ CH3H, HCH3, CH3H, H और CH3, ये हो गए एक दूसरे के जीआई। तो मैंने किसके अलोंग अरेंजमेंट चेंज किया? डबल बॉन्ड। हम क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड की एक साइड, दो मिथाइल हैं, दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड की एक साइड है, दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो। अब आते हैं अपन रिंग की बारी। मान लीजिए मैंने आपको ये रिंग बना के दी, रिंग को आपको मान लीजिए रिंग का हर कार्बन sp3 है, ये sp3 कार्बन, ठीक है। sp3 की शेप तो टेट्राहाइड्रल होती है, टेट्राहाइड्रल में 3 ट्राइपोड और एक बॉन्ड कहाँ होता है? ऊपर। लेकिन जब वही रिंग में चेंज हो जाता है तो रिंग में तो रिंग हो गई, ये ट्राइंगल हो गया रिंग, ठीक है। 3 तो रिंग तो प्लेनर होगी, छोटी रिंग हमेशा प्लेनर होते हैं, तो ये ऐसे बन गया। अब इस कार्बन पे जो 2 बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड हमेशा, यानी मेरा हाथ ये रिंग मान लीजिए, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर और एक बॉन्ड कहाँ होता है? एग्जैक्टली प्रॉपर वर्टिकल नहीं होता है, ऐसे होता है, ताकि वो जो शेप है, एक बॉन्ड ये ना, एक बॉन्ड इस तरफ हो गया, एक ऊपर और एक कहाँ है? नीचे। तो इस तरह टेट्राहाइड्रल शेप थोड़ी बहुत अपन को दिखाई देती है। जब भी रिंग होगी, रिंग का कोई भी कार्बन sp3 होगा, तो रिंग अपन ने हरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान ली सभी ने, तो एक ग्रुप कहाँ है उसका? ऊपर, और एक ग्रुप कहाँ है? नीचे। रिंग को आप कह रहे हो मैंने मैम मैंने तो ऐसे मानी है, तो रिंग यदि ऐसे वर्टिकल है तो एक ग्रुप इधर की साइड है, एक ग्रुप कहाँ है? इधर। देखो 4 ग्रुप, बताओ कैसे हो गए? ये प्रॉपरली ऐसे होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन समझाने के लिए अपन तो सीधा लाइन बना लेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखें कि जब भी आपको किसी भी रिंग दिया जाएगा, रिंग पे कोई भी ग्रुप हो, वो हमेशा रिंग ऐसे है और हर रिंग पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ है? sp3 कार्बन पे ग्रुप, एक ऊपर और एक कहाँ है? नीचे। यानी इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, इस रिंग के, अब थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो, रिंग बीच में है, रिंग ऐसे है, तो रिंग के ऊपर 3 कौन है? हाइड्रोजन, और 3 ही हाइड्रोजन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नीचे, ऐसे। अब बताओ 3 हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, ऊपर वालों को नीचे, क्या ये सिस ट्रांस बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं है? अब इसी में मान लीजिए मैंने यहां Cl लगा दिया, ठीक है, एक ही कार्बन पे Cl लगाया, पूरे सारे किसी भी कार्बन के साथ, कोई ऐसा नहीं कि इधर लेफ्ट वाला राइट वाला। अब मैं इसकी पॉसिबिलिटी बनाऊं, मेरे पास यही डायग्राम बनाने का चांस है, या तो 3 ऊपर है 3 नीचे। यदि मैं क्लोरीन को ऊपर कर दूं, 2 हाइड्रोजन, बाकी साइक्लोप्रोपेन की एक साइड, या तो ऊपर या नीचे, किसी एक साइड 3 हाइड्रोजन हैं और एक साइड एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है। इसको मैं ऐसे बना दूं, क्या ये इसका जीआई कहलाएगा? अभी भी बोलने का तरीका बोलो साथ में। अभी भी हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन की एक साइड, अब की बार तीनों हाइड्रोजन ऊपर हो गए, यानी एक साइड तीनों हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ आ गया? नीचे। क्या इनको हम जीआई कहेंगे? नहीं। तो क्या इसमें ये दोनों भी एक दूसरे के कौन हैं? आइडेंटिकल। क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाए? नहीं कहलाए। क्या ये पॉइंट समझ आया पहले? अब आते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मैंने यहां Cl और यहां Cl लगा के दिया। अब थोड़ा सा इमेजिन करो डायग्राम, डायग्राम यही बनेगा। रिंग कोई भी हो, ये तो एक साइक्लोप्रोपेन तो एक एग्जांपल है, मैं साइक्लोब्यूटेन दूं, साइक्लोहेक्सेन दूं, रिंग हॉरिजॉन्टल है, उसके हर sp3 कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे आप डबल बॉन्ड में बोल रहे थे, डबल बॉन्ड की एक साइड, दोनों मिथाइल है, डबल बॉन्ड की एक साइड अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऐसे इसमें क्या बोलेंगे? रिंग की एक साइड दोनों क्लोरीन है,
एक मॉलिक्यूल में ये दोनों क्लोरीन रिंग के अपोजिट साइड हैं। बनाए, मैं इसको एक बार तो ऐसे बनाऊं, दोनों क्लोरीन को ऊपर बना दिया हाइड्रोजन, और इसी को मैं ऐसे बना दूं। थोड़ा सा डायग्राम देखो, हम क्या बोलेंगे इसको अब, दोनों क्लोरीन साइक्लोप्रोपेन की ऊपर की साइड एक ही साइड है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक क्लोरीन ऊपर है रिंग के, तो दूसरा क्लोरीन उसके अपोजिट साइड नीचे है। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो इसको हम बोलें, क्या ये सिस है, ये क्या है, ट्रांस। साइक्लोप्रोपेन में बार बार ऐसे ऊपर नीचे को समझाने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, ऐसे ऐसे बड़ा सा थोड़ा सा डार्क बॉन्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं वेज। होता ये भी सिंगल बॉन्ड है, ऐसा नहीं कितना मोटा बना दिया तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसका मतलब हैं, इसको बोलते हैं डैश, है ये भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसको बोलते हैं बिलो द रिंग। जो भी हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि ऐसे अपन सारे ग्रुप बनाएंगे तो थोड़ा सा गौच पौच सा लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत सिंपल सा साइक्लोप्रोपेन ही एक एग्जांपल लिया है, तो बार बार अपन को बनाने में और बड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लूंगी तो उसके लिए हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हम समझ जाएंगे। यदि वो कार्बन sp3 है, ऊपर आपने क्लोरीन लगाया, एक बॉन्ड ये रहा, एक रिंग में, दो बॉन्ड तो रिंग में गए, एक आपने दिखा रखा है, तो अपने आप इसकी चौथी वैलेंसी पे कौन होगा, हाइड्रोजन। तो इसको मैं ऐसे बना दूं, तो क्लोरीन कहाँ है, रिंग के ऊपर दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। इसको मैं ऐसे बना दूं, किसी को भी बना लो आप, ऊपर और नीचे, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप हैं उसको आप वेज और डैश से रिप्रेजेंट करोगे, तो वो आपको 3D डायग्राम की भी फीलिंग देगा कि वो आपको समझ आ रहा है। वेज का मतलब रिंग के ऊपर, हम क्या बोल रहे हैं, दोनों क्लोरीन रिंग के ऊपर हैं, तो एक क्लोरीन ऊपर है तो दूसरा क्लोरीन रिंग के नीचे। क्या चीज चेंज हुई, रिंग के ऊपर और नीचे अरेंजमेंट, अदरवाइज वर्टिकल प्लेन, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ सब कुछ कैसा है, सेम। क्या ये दोनों एक दूसरे के जीआई हैं? देखो मैंने सेकंड पॉइंट जो लिखा है उसको पढ़ो, Ne2sp3, क्या ये कार्बन sp3 कार्बन था, क्या ये कार्बन sp3 कार्बन है? इस sp3 कार्बन के दो डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं, Cl और H। याद करो डबल बॉन्ड में जीआई कैसे देखना सीखा था, एवरी sp2 कार्बन, एवरी डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप, लिखा था वहां, डबल बॉन्ड में बोला था, यहां हम किस में बोल रहे हैं, रिंग पे। Ni2, चाहे वो एडजेसेंट हो, अल्टरनेट हो, कहीं भी हो, इस पे लगे दो ग्रुप डिफरेंट हैं, इस पे लगे हुए दो ग्रुप भी डिफरेंट हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? समझ आया या नहीं? रिंग के अलोंग जीआई का मतलब क्या है, रिंग में कोई रोटेशन नहीं करना है, रिंग चेंज नहीं करनी है, वो फिक्स है, यही रहेगी। ग्रुप का ज्योमेट्री सेम है, वो वर्टिकल ही रहेंगे। उस ज्योमेट्री में, उस कांस्टेंट ज्योमेट्री में ग्रुप्स का अरेंजमेंट इस तरह चेंज हो कि एक में वो दोनों सेम साइड दिख रहे हैं, एक में अपोजिट साइड दिख रहे हैं, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा ये बताइए, क्या ये मैंने ऐसे बना दिया, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों जीआई हैं क्या? अब इन दोनों को क्या कहेंगे, आइडेंटिकल। पहले नोट करो फिर और एग्जांपल्स कराऊंगी। पहले एग्जांपल ये तो है ही, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया था, लिखना चाहो तो लिख लीजिए। सेकेंड एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, ये थर्ड एग्जांपल था, और ये फोर्थ। मैम हाँ मैम, जब आप जीआई विद डबल बॉन्ड पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि लिखवाऊंगी ये पॉइंट कि हैवी वाले को ऊपर रखते हैं सिस में और नीचे वाले को। हाँ तो बेटा आएगा आएगा, अभी नेमिंग में, अभी धीरे धीरे रुक जाओ, अभी इसमें भी आएगा। पहले एक बार जीआई किस किस के अलोंग हो सकता है वो लिखा दूं, उसको बोलते हैं जीआई का नेमिंग सिस्टम, उसमें लिखा दूंगी मैं। बिल्कुल बेटा सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। पहले जीआई देखने की कंडीशन पूरी हो जाए, किस किस में हो सकता है, फिर जीआई का नोमेनक्लेचर, देन जीआई कैलकुलेशन।
ठीक है, आपको वही चेक करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग GI पॉसिबल। सिर्फ अभी तो केवल आपको बस राइट एंड क्रॉस लगाना है, ठीक है, पहले वो बना लो जब तक। मैम हाँ, मैम वो -HC इफेक्ट समझा दीजिए ना। अभी समझा दें। मैंने ये नोट कर लिया। सॉरी। पहले इन 20 एग्जांपल्स में जल्दी से बस आपको बताना है कौन GI शो करेगा कौन नहीं। कर पाओगे?
मैम 17 में क्या लिखी है? 17th में ये CH2 है बेटा, ये Cl और Br। चलो मैं समझाती हूँ, पहले साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करना, पहले एक बार बस स्ट्रक्चर बना लो। फ 14 में साइक्लोऑक्टीन, नेम है केवल साइक्लोऑक्टीन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या लिखाई थी, देखो रिंग को और डबल बॉन्ड को दोनों को अलग अलग सेंटर मानना है। रिंग के अलोंग रिंग एक अलग सेंटर है। टोटल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन कौन लगाते हैं, तो देखें एक बार सभी मेरी तरफ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लगाते हैं 3, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग। ट्रिपल बॉन्ड लाइन से गायब, केवल बचा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी रिंग। डबल बॉन्ड और रिंग दोनों अलग अलग सेंटर है, डबल बॉन्ड पे अलग चेक करना है, रिंग पे अलग चेक करना है। जैसे फर्स्ट में सिर्फ डबल रिंग है, रिंग में मैंने क्या पॉइंट लिखाया था, Ne2sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। ये sp3 इस पे 2 तो डिफरेंट हैं, लेकिन इस पे दोनों HH, इस पे दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन Ne2। तो क्या ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो क्या इसमें GI पॉसिबल है? Ne2sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ रिंग मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आते हैं अपन सेकंड में, यही एग्जांपल मैंने सेकंड में दिया। ये 1 क्लोरो 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन था, बस मैंने 1 क्लोरो 1 ये कर दिया। अब आप बताओ इस पे 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, H और Cl। इस पे 2 ग्रुप कौन है, H और Br। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अभी अपन को बनाना नहीं है, हम क्या इसमें सिस और ट्रांस बना सकते हैं अलोंग द रिंग। इस कार्बन का क्लोरीन और इसके पड़ोसी का ब्रोमीन दोनों ऊपर हो, एक को ऊपर एक को कहां कर दूं, नीचे। अब इसमें क्यों नहीं बना सकते थे, बता, दोनों एक एक ऊपर है तो उसी के नीचे तो है, बाकी इधर तो सेम सेम हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन आने हैं, Cl भी आ रही है। ये GI नहीं होता, उसका कंपैरिजन के लिए दूसरा पार्टनर होना चाहिए। समझ आया? क्या सेकंड में बेटा GI पॉसिबल है? कैसे? इस कार्बन के 2 ग्रुप कौन है, H और Cl। इस कार्बन के 2 ग्रुप H और Br। अब थोड़ा सोचो बेटा, तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखाया था उसको एक्सप्लेन करूंगी अभी। थर्ड पॉइंट, इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड 3 to 7 मेंबर्ड रिंग, देन दैट एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर, देन दैट एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नेवर शो GI। ठीक है, इफ दैट रिंग साइज इज 8 and more than 8, then that double bond can show GI। तो अब बताओ साइक्लोप्रोपीन में डबल बॉन्ड चेक किया तो वो तो 3 मेंबर रिंग के अंदर है, रीजन अभी समझाऊंगी। ऐसे देखो 3 मेंबर रिंग के अंदर है तो डबल बॉन्ड काम का नहीं है। रिंग में चेक करें तो इस रिंग में केवल एक है, दोनों चेक कर रहे हैं, रिंग भी और डबल बॉन्ड भी। अब बताओ डबल बॉन्ड देखते ही 3 मेंबर रिंग के अंदर है तो डबल बॉन्ड तो बेकार, और डबल बॉन्ड बेकार तो ये दोनों कार्बन भी बेकार, क्योंकि ये दोनों कार्बन कैसे हो गए, sp2। मुझे कैसे कार्बन चाहिए, sp3, ये तो एक ही है। क्या नहीं समझ आया मेरे को? एग्जाम्पल नंबर 2 करेगा ना। एग्जाम्पल 2 में तो खैर sp3 कार्बन डबल बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ तो ये कार्बन तो sp2 हो गए, 3 मेंबर रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड कभी नहीं करता, और sp2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला पार्ट बचा। अब बताओ इस पार्ट से आप कैसे रिंग के अलोंग GI देखोगे, तो दोनों ही बेकार हो गए ना, ना तो इसमें रिंग दिखा रही है ना इसमें डबल बॉन्ड दिखा रहा है। और देखो अभी आगे एग्जाम्पल, दोनों के अलोंग आपको डिफरेंट चेक करना है। अच्छा बताइए फिफ्थ वाला साइक्लोब्यूटीन,
जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, रिंग के अलोंग या डबल बॉन्ड के अलोंग, या दोनों के अलोंग नहीं करेगा, दोनों। 4 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, sp3 कार्बन 2 हैं, लेकिन दोनों पे ग्रुप कैसे हैं, सेम। अब आप मुझे 6 का आंसर आप बताओ, 6 करेगा या नहीं करेगा, करता है तो किसके अलोंग करेगा। अलोंग का मतलब होता है कि हाँ, किसके अलोंग आप अरेंजमेंट चेंज करोगे, डबल बॉन्ड पे अरेंजमेंट चेंज करोगे या रिंग पे अरेंजमेंट चेंज करोगे। डबल बॉन्ड के अलावा क्या इसमें 6 में जो डबल बॉन्ड है बेटा वो 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर है। 4 मेंबर्ड रिंग मैंने लिखा 3 to 7, यानी 3 4 5 6 7, 3 से लेकर 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड दिख जाए, बिल्कुल दिमाग मत चलाना, लिख देना क्रॉस। डबल बॉन्ड तो देखते ही कट गया, ये तो कट गया 4 मेंबर रिंग का साइज देखते ही, और ये कटते ही ये 2 कार्बन भी बेकार हो गई, ये साइड बेकार हो गई। अब बताओ ये साइड बची, इस साइड में 2 sp3 कार्बन तो हैं लेकिन काम के नहीं है, क्योंकि उस पे लगे हुए ग्रुप कैसे हैं, सेम। तो ओवरऑल इसमें ना तो डबल बॉन्ड काम का है ना रिंग काम की है। आप दोनों में से देखो, कोई डबल बॉन्ड से पूछो भाई तुम दिखा रहे हो क्या, रिंग से पूछो, कोई तो दिखाए। अब इस एग्जाम्पल को जब मैंने ये दिया, बताओ 7th वाला जीआई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, किसके रिस्पेक्ट में, रिंग, क्योंकि ये कार्बन कैसा है sp3, हो गए 2 डिफरेंट, ये कार्बन sp3 डिफरेंट, समझ आया, रिंग के अलोंग। अब अपन इसमें सिर्स और ट्रांस बना सकते हैं, दोनों एक बार वेज पे, एक बार एक वेज पे एक डैश पे। उसकी कंपैरिजन के लिए उसी के घर में नहीं देखना, दूसरे के घर में देखो, दूसरे पड़ोसी या किसी भी दूसरे के पड़ोसी के पास डिफरेंट ग्रुप है क्या सिस और ट्रांस बोलने के लिए, समझ आया। अब आप बताओ 8th में डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने गलती कर दी, 4 मेंबर रिंग में बैठा हुआ है इसलिए काम का ही नहीं है। अब आते हैं हम रिंग में, रिंग का तो ये कार्बन sp3 है ना, इसका क्या गुना है, ये तो कह रहा है मेरे पास तो 2 ग्रुप हैं। हमने कहा तो ठीक है तुम्हारे साथ जीआई दिखाएंगे। क्या ये चीज समझ आई, समझ आया बेटा, रिंग का डबल बॉन्ड का कंपैरिजन। 9th मैंने ये कहीं नहीं लिखाया कि वो पड़ोसी एडजेसेंट होना चाहिए, एनी 2 sp3 कार्बन, यानी वो रिंग के कोई भी 2 sp3 हो वो जीआई दिखा सकते हैं। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, इसके 2 ग्रुप मिथाइल और हाइड्रोजन, इसके 2 ग्रुप क्लोरीन और हाइड्रोजन, दिखाएगा। थर्ड वाला साइक्लोप्रोपीन है बेटा, साइक्लोप्रोपीन 3 मेंबर रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड कभी जीआई नहीं दिखाता। ओके नेक्स्ट 10th वाला, रिंग में मैंने कहीं कोई साइज नहीं लिखा है, इसलिए 5 मेंबर 4 मेंबर 3 मेंबर 10 12 कुछ भी ड्रॉ करके दे, सिर्फ एनी 2 sp3 कार्बन। अब आप बताओ 11th दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, रिंग के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, रिंग के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं दिखा रहा भाई, गलती कर दी ना, डबल बॉन्ड कहाँ है, 6 मेंबर रिंग के अंदर, 6 मेंबर रिंग के अंदर है तो बैठे रहो, हम तुमसे पूछेंगे नहीं जीआई दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, यहाँ लिख लेना बेटा विद रिस्पेक्ट टू रिंग। डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिंग, यानी रिंग के अलोंग अरेंजमेंट चेंज होगा। विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड पे अरेंजमेंट चेंज होगा। एग्जाम्पल नंबर 12, इस पे दोनों ग्रुप सेम है, सेम होते ये डबल बॉन्ड बेकार हो गया। अब बताओ रिंग, ये रिंग का तो कार्बन sp2 है तो काम का ही नहीं है, sp3 कार्बन 2 थे लेकिन सेम ग्रुप है, तो ना तो रिंग काम की है ना डबल बॉन्ड, तो ओवरऑल जीआई नहीं दिखा रहा। बताओ जल्दी, साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड sp3 कार्बन 4 है लेकिन कोई भी काम के नहीं है, ग्रुप ही नहीं है, डबल बॉन्ड है लेकिन गलती कर दी 6 मेंबर रिंग में है।
अब बताओ साइक्लोऑक्टीन, सिंपल सी लाइन है बेटा, मैंने आपको ड्राइंग बना के नहीं दी लेकिन नाम दिया साइक्लोऑक्ट। ऑक्ट का मतलब कितने कार्बन? 8, और 8 और 8 से अबव की, अब आप चाहें तो रिंग बना सकते हो। 8 और 8 से अबव की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो, 8 की बना लेना। तो वो तो लिखा है डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा। कैसे दिखाएगा बेटा? बनाना सिखाऊंगी अभी रीजन के साथ, मतलब ड्राइंग। पहले स्टेटमेंट, 8 और 8 से अबव की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो वो हमेशा जीआई दिखाता है। अच्छा, उसमें लिखना है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। दिखाएगा किसके अलोंग? रिंग के अलोंग। 16 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। 16 सोच समझ के बताओ। दिखाएगा किसके रिस्पेक्ट में? रिंग। Sure. दोनों के मैम respect में दोनों। दिखाएगा। दोनों बेटा, यहाँ पे इस कार्बन पे तो 2 ग्रुप हो गए H और Cl। पहले तो डबल बॉन्ड चेक करते हैं, इस पे डिफरेंट है, लेकिन इस साइड मैंने आपको बताया था रिंग दे रखी हो तो आप तो काट दो। ये पार्ट और ये पार्ट सेम है या नहीं है? काट दिया तो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। तो बताओ डबल बॉन्ड कैसे दिखा रहे हैं? भाई डबल बॉन्ड के लिए ये तो डिफरेंट है, लेकिन इधर वाली साइड तो डिफरेंट है ना, सेम हो गई स्ट्रक्चरली बिल्कुल। तो कैसे दिखाएगा जीआई? अब आते हैं, डबल बॉन्ड तो गया बेकार। अब रिंग, रिंग की क्या शर्त लिखी थी? Ne2sp3। ये है अपने पास 5 मेंबर रिंग। इस रिंग के कोई भी 2 sp3 कार्बन, इस पे लगे हुए 2 ग्रुप हैं, तो बताओ रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई है या नहीं है? ओवरऑल एक भी डबल बॉन्ड, एक भी रिंग जीआई दिखा रही है, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है। चलो जल्दी से बताइए। 17 किसके रिस्पेक्ट में है? रिंग। Cl और Br वाली साइड डिफरेंट हो गई। 18 किसके रिस्पेक्ट में? रिंग के। क्या ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं दिखाएगा? जरूरी नहीं हमेशा एक ही सेंटर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप बताओ, इस कार्बन पे लगे हुए 2 ग्रुप डिफरेंट हैं और इधर से काटा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी अलग है। तो बताओ डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी है या नहीं है? और रिंग के रिस्पेक्ट में भी है या नहीं है? इसमें दोनों जीआई दिखाएंगे। बनाएंगे कैसे वो धीरे धीरे अभी सिखाऊंगी। क्लास 19 साइक्लोडेकीन। डेक, डेक मतलब 10 की, तो 10 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो जीआई दिखाएगा। और लास्ट 20। अच्छा, नाइट्रोजन के पास 2 ग्रुप कौन कौन है? लोन पेयर और OH। इसके 2 ग्रुप बनाने के लिए मैंने काटा तो ये तो बताओ जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? तो सबसे पहला पार्ट तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब हो सकती है, उसके सारे केसेस तो अभी अपने के हो गए। रिंग, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, सारा। क्या ये चीज समझ आ गई पहले सभी को? अब अपना नेमिंग ऑफ जीआई। मैम, 17th में डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिखाएगा?
क्योंकि बेटा ईच डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। इस साइड तो आपने देख लिया ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये साइड बर्बाद हो में लेफ्ट साइड तो डिफरेंट है, लेकिन राइट साइड उस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। इसलिए वो पूरा डबल बॉन्ड बेकार हो गया। मैम हाँ मैम वो 3 to 7 में क्यों नहीं दिखाता है वो? अरे explain- बेटा तो अब सब्र करो, चलो आते हैं, अब इसी एग्जांपल पे ही आ रही हूँ। नेमिंग ऑफ जीआई। तो नेमिंग ऑफ जीआई में सबसे पहले आपने देखा, मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया, बताओ इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं है? आपने कहा इसमें जीआई पॉसिबल है, तो जीआई है तो बना के बताओ। आप तुरंत बना के बता दोगे वेज डैश। वेज डैश का मीनिंग समझ आ गया? एक बार दोनों ऊपर, एक बार एक ऊपर और किसी भी एक को नीचे कर दो, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना, ठीक है? तो जो 6 मेंबर रिंग होती है, तो हमारे हिसाब से तो इस कार्बन पे ये रहा कार्बन की चेन, और एक कौन है? हाइड्रोजन। ये कार्बन की चेन और एक कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड के अलाउंग। अब आप सोचो ये रिंग है, अपना हाथ पूरा, मेरे दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, ये रिंग है, और ये दोनों कौन है? अंगूठे जो है वो हाइड्रोजन है, एंड दिस लाइन इज डबल बॉन्ड। ये जो प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म होती है, उसमें सारे हाइड्रोजन तो बाहर होते हैं और रिंग प्रॉपर बनी हुई है, इस फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म कहेंगे? सिस। अब मुझे इस डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई बनाना है, यानी उस डबल बॉन्ड पे अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए, तो मुझे उस रिंग को ट्विस्ट करना पड़ेगा, ताकि एक हाइड्रोजन, अभी तो दोनों हाइड्रोजन सामने हैं, अब मैं इस डबल बॉन्ड के अलोंग रिंग को ट्विस्ट करूं कि एक हाइड्रोजन कहाँ आ जाए? सामने, तो दूसरा हाइड्रोजन पीछे आ जाए, तभी जाके ट्रांसफॉर्म बनेगी। जो 3 से लेकर के 7 मेंबर्ड रिंग होती है, उसके अंदर जो डबल बॉन्ड होता है, जब उस रिंग को ट्विस्ट करते हैं, तो छोटी रिंग में बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम, तो वो आसानी से ट्विस्ट ही नहीं होती। अब आप खुद ही सोचो, जैसे मैंने हाथों को बिल्कुल पास ले आई हूँ, एक छोटा साइज कर दिया, और अब इसको ट्विस्ट करने में मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा देर तक रखूंगी तो दर्द हो जाएगा, टूट जाएगी। लेकिन अब यही रिंग ऐसे ले ली मैंने फ्लेक्सिबल, तो रिंग साइज बड़ा कर दिया। जैसे रिंग साइज बड़ा होता है, आप खुद भी सोचो, एक छोटा सा रबड़ बैंड लो और एक आपके पास बड़ा सा रबड़ का ट्यूब हो, कौन सा आसानी से ट्विस्ट हो जाता है? बड़ा वाला। तो सिमिलरली जब रिंग का साइज बड़ा होता है, तो रिंग का साइज बड़ा होने पे बॉन्ड पेयरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो रिपल्शन क्या होता है? कम। तो उस डबल बॉन्ड के अलोंग ये रहा सिस फॉर्म, जो सर्कुलर फॉर्म है, उसको आसानी से ट्विस्ट कर दिया। अब देखो, आसानी से ट्विस्ट कर दिया तो वो हाइड्रोजन अपोजिट हो गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस। तो 3 से लेकर के 7 मेंबर रिंग के अंदर का डबल बॉन्ड कभी भी जीआई नहीं दिखाता। उसके ये जो फॉर्म है, ये तो कौन सी? बट ट्विस्ट फॉर्म। ट्विस्ट फॉर्म नेवर पॉसिबल। कहां से ट्विस्ट नहीं कर सकते उसको? डबल बॉन्ड के अलोंग। लेकिन मान लीजिए 8 मेंबर रिंग का एग्जांपल दे दिया, साइक्लोऑक्टेन, ये इसका कौन सा फॉर्म है? सिस। उसी डबल बॉन्ड के अलोंग ही ट्विस्ट करना है, रिंग नहीं है। तो अब इसको अपन ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बनाऊं, मैंने ट्विस्ट कर दिया, हाइड्रोजन को अपोजिट लाके 5 कार्बन, देखते हैं थोड़ा सा कार्बन का काउंटिंग, 1 2 3 4, मान लेते हैं यहां से ही ट्विस्ट किया, 4 के बाद 5 6 7, एक कार्बन और बनाऊं, हो गए 8 कार्बन। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, 3D डायग्राम ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है एक ही का, बाकी अपन को सिर्फ ट्विस्टेड फॉर्म लिखेंगे। ये पूरा वो डबल बॉन्ड है, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज्यादा हो गया। तो ये जो ट्विस्ट फॉर्म है, ट्विस्ट फॉर्म ऑफ साइक्लोऑक्टेन, को ही हम कौन सा फॉर्म कहेंगे? ट्रांसफॉर्म। जबकि यहाँ पे नेवर पॉसिबल, और जब ट्रांसफॉर्म ही नहीं है तो क्या वो जीआई कहलाएगा? हमेशा सिस का जीआई कौन होता है? ट्रांस। ये समझ आया? अच्छा, रिंग में जब अपन रिंग के अलोंग जीआई बना रहे हैं, तो क्या हम रिंग को तोड़ मोड़ रहे हैं क्या? नहीं, रिंग को तो सेम मान रहे हैं हम, तो रिंग के ऊपर जो वर्टिकल प्लेन पे जो ग्रुप है उनको चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए 4th एग्जाम्पल, यही सेम ऐसे दे दूं, यहाँ Cl और CH3,
अब बताओ इसमें जीआई है या नहीं है? किसके अलोंग? रिंग के अलोंग। तो रिंग के अलोंग जब जीआई होती है तो इसका मतलब मुझे रिंग को चेंज ही नहीं करना, रिंग को कोई ट्विस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे रिंग ऐसे ही रखनी है। बस उसके उस वर्टिकल पे हम क्या बोलेंगे, उस कार्बन का क्लोरीन और इस कार्बन का मिथाइल एक साइड है तो वो सिस है, एक साइड यहाँ पे वेज पे बना दिया, यहां मैंने वेज पे बना दिया, और इसी को मैंने ऐसे बना दिया। तो बेटा अब समझ आया, रिंग के अलोंग जीआई और डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई, और एक जो बाहर वाला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CH3CHO। बताओ ये जीआई दिखाएगा? इसमें मुझे डबल बॉन्ड को ट्विस्ट करना पड़ रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैसा है, ए साइक्लिक। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस, तो सिस और ट्रांस सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर है वो है सिस ट्रांस नेमिंग। नोमेनक्लेचर का पहला सिस ट्रांस नेमिंग, जिसमें सिमिलर ग्रुप हो चाहे अपोजिट एक साइड है तो उसको अपन सिस कहते हैं, दूसरी साइड है अपोजिट साइड है तो उसको क्या कहते हैं अपन? ट्रांस। लिखो बेटा इसको। अब आपको रीजन समझ आ गया सभी को? थर्ड में तो ज्योमेट्री अलग हुई। ज्योमेट्री कहाँ अलग हुई? ट्राइगोनल प्लेनर है। अभी भी बताओ, ये तो मेरे हाथ से समझा रही हूं मैं, ये तो मैं मेरे हाथ से समझा रही हूँ। ज्योमेट्री वही रखनी है, ट्राइगोनल प्लेनर, बस रिंग को ट्विस्ट करना है। ये अपन को ऐसा लगता है 2D में, ज्योमेट्री वही रहनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। अंगूठे का एंगल चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज नहीं हुई, केवल मैंने उसका ज्योमेट्री। अब आप बताओ ज्योमेट्री कहां से चेंज हुई अनिरुद्ध? ट्विस्ट डबल बॉन्ड को किया है, केवल इस तरह कि वो एंगल अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहना चाहिए। डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री चेंज हुई, डबल बॉन्ड को मिडिल में से ट्विस्ट किया है। मैं ये सोच रही हूँ कल 1 बजे क्लास बुला लेती हूँ, PA1 PA2 का कंबाइन करके जीआई खत्म कर देते हैं, ताकि वेडनेसडे वाली जो क्लास है वो लेनी नहीं पड़ेगी। मैम हाँ फोर्थ मैम, के बहुत ट्रांस बढ़िया। में मैम क्या? CL आएगा। यस मैम, फोर्थ- सही प्लान है। क्या बोल रहे हो बेटा? कल ले लें क्लास? हाँ हाँ, ले लीजिए मैम। हाँ कल क्लास ले लेते हैं, ठीक है। 1:30 Yes, से ma'am. क्लास ले लूंगी, तो 1:30 से 3 o'clock तक में दोनों बैचेस की कंबाइंड क्लास भी हो जाएगी और जीआई खत्म हो जाएगा। ओके? मैम वेडनेसडे नो क्लास ना फिर ऑर्गेनिक की? फिर वेडनेसडे को नहीं लूंगी, इसीलिए कि कल और ले लेती हूँ। 1:30 बोलो 1 o'clock इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप लोगों की मैथ्स वैस का दिक्कत होगा, तो 1 o'clock तक तो मैथ्स से खाना खाते हैं कई बच्चे, इसलिए 1:30। ठीक है, कल क्लास 1:30 से 3 o'clock तक करेंगे अपन, मैं उस बैच में भी मैसेज कर दूंगी। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। GOC 2 की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। रिंग के अलोंग जब अपन जीआई बोलते हैं तो उसमें रिंग ट्विस्ट नहीं करते, रिंग को ट्विस्ट केवल 8 और मोर देन 8 की रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है सिर्फ उसके अलोंग बोला जाता है। ना तो एसाइक्लिक में डबल बॉन्ड को ट्विस्ट करते हैं, ना रिंग के अलोंग में करते हैं, केवल एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो 8 और वो भी 8 से अबव की रिंग के अंदर है तो ही उसमें एक ट्विस्टेड फॉर्म और पॉसिबल होती है। जीआई का मतलब ही सिस और ट्रांस है, जीआई नहीं है तो आप सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे। ठीक है, कल 1:30 से क्लास क्या? अभी आपकी क्लास नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास। ओके।